आज हम आपको दीवानी कचहरी के नई बिल्डिंग की इस कमरे में एक शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो 1973 में स्टूडेंट फेडरेशन में आ गए थे और वहाँ से उन्होंने कम्युनिस्ट मूवमेंट पे लगातार काम किया, लगातार आंदोलनों में शिरकत करते रहे और आज भी वो कम्युनिस्ट पार्टी में बने हुए हैं अपने साम्यवादी विचारधारा के साथ। आइए उनसे बात करते हैं किसानों को लेके और सरकार ने जो 3 कानून किसानों के विरुद्ध जारी किया है इस पे इनकी क्या विचार है। कॉमरेड सदानंद राय। पहली बात तो ये कि आज 23 दिसंबर है, चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन भी है और किसानों में आज के दिन को किसान दिवस के रूप में जो आंदोलनरत किसान हैं उन्होंने आज किसान दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है। साथ ही यह भी आह्वान किया है कि आज जो लोग उस आंदोलन का समर्थन करते हैं वह कम से कम एक वक्त का खाना नहीं खाएं। तो मैं भी उसमें शामिल हूँ और अपने जो भी सुनने वाले मेरे भाई हैं सबसे चाहूँगा कि किसान आंदोलन के इस आह्वान में अपनी सहभागिता शामिल। दूसरी बात यह है कि ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है यह किसान उस जगह पर पहुंचा दिए गए हैं आज ही की नहीं, इसके पूर्ववर्ती सरकारों की जो नीतियां रही हैं उनके वजह से किसान आज उस जगह पर खड़े हैं कि अगर लड़ेंगे नहीं तभी मरेंगे और लड़ेंगे तो बचने की कुछ उम्मीद है और अगर नहीं लड़ेंगे तो निश्चित रूप से किसान और किसानी को मरना है। WTO ने जिस तरह की नीतियां पूरी दुनिया में लागू की हैं और हमारे देश में जो दुर्भाग्य से सरकार जिनके हाथों में है वो लोग WTO के फंदे में इस तरह बंधे हुए हैं कि अपने ही जो आर्थिक नीतियों के इनके निर्माता थे संघ के लोगों के पंडित दीनदयाल जी और दूसरे लोग उनकी सारी नीतियों के उलट ये देश के में विकास के नाम पर काम कर रहे हैं और पहले तो जो इन्होंने किया है विकास उसका खामियाजा देश भोग रहा है। आज जो कर रहे हैं खेती किसानी में जो 3 कानून इन्होंने बनाए वो उस समय ले आए जब पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा था, पूरे देश में कोरोना का महामारी का संकट था, मजदूर पलायन कर रहे थे, लोगों की नौकरियां जा रही थी, लोग परेशान थे, भयभीत थे कि कैसे जीवन बचेगा। उस हालत में भी किसान अपने खेतों में डटा हुआ था, खेतों में काम कर रहा था। जब देश की विकास का GDP जो है वो -23 को पहुंच गया था तब भी किसान अपनी जो GDP थी 3 से ऊपर उसने रखा, +3 से ऊपर था। ऐसे किसानों को उसी समय उसी लॉकडाउन के समय आनन फानन में बिना कहीं कोई चर्चा किए अचानक अध्यादेश आया जिसमें 3 कानून उन्होंने बना डाले, कारपोरेट खेती का और उनके जो विपणन का है और तीसरा उन्होंने जो बना दिया संशोधन कर दिया आवश्यक वस्तु अधिनियम वाले में भंडारण के लिए। और बाद में जब सारे देश में सारे कारोबार बंद हैं, बिना कोई डिस्कशन किए, बिना कोई समिति बनाए, बिना किसान प्रतिनिधियों से कोई चर्चा किए, संसद में भी जिस तरह से किसी विधेयक को लाने में और उस पर चर्चा करने की प्रक्रिया चलती है वह भी चलाए बिना, बहुमत का अपने जो उनके पास है उस बहुमत का फायदा उठाते हुए या कहा जाए कि उसका दुरुपयोग करते हुए आनन फानन में कानून बना दिए और इन कानूनों से किसानों की जो थोड़ी बहुत जिंदगी चल रही थी अब वह भी पूंजीपतियों के हवाले कर दी जा रही है। इसलिए हम सब उसका विरोध कर रहे हैं और किसान जिनको ये तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं सत्ता में बैठे लोग, ये आतंकवादी उसमें बैठे हैं, उसमें माओवादी बैठे हैं, उसमें टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, यहाँ तक कि इनके बिहार के कृषि मंत्री कहते हैं कि वहाँ दोगले बैठे, गालियाँ दी जा रही हैं किसानों को। और जो किसान पूरे देश का
पेट पालन कर रहा है, उसके बारे में सरकार के जो शब्द आ रहे हैं, जिस तरह के उनके प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आप रोज धोखे की बात कर रहे हैं, कभी आप वार्ता की बात कर रहे हैं। 5-7 राउंड बात हुई और कोई निष्कर्ष आप नहीं निकाल रहे हैं। अब आप दोष ये मढ़ना चाहते हैं कि किसान वार्ता नहीं करना चाहते हैं, सरकार तो बहुत इच्छुक है। एक तरफ आप प्रचार कर रहे हैं कि ये कानून हमारे बिल्कुल सही है, इसमें कोई खामी नहीं है, कानूनों की विशेषता बता रहे हैं, तो फिर वार्ता किस बात की कर रहे हैं? आप अड़े हुए हैं कि ये कानून हमारे जो हैं वो हर हाल में लागू होने हैं, क्योंकि इन कानूनों को बनाने के पहले आप अपने चहेते पूंजीपतियों का अरबों खरबों रुपया इन्वेस्ट करा चुके हैं। उनके जो बड़े बड़े सेल बनाए गए हैं, अडानी जी के, अंबानी जी के, जिसमें अनाज भंडारण होगा, वो सब निर्माण आप बड़े पैमाने पर पहले ही करवा चुके हैं। और जब वो अरबों रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं, तब उनकी मदद के लिए आपने एक कानून लाया। तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं के पैसे से आप सरकार में आए हैं। आपकी काबिलियत पूरा देश और दुनिया जान रही है। आप जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, एमए इन ऑल पॉलिटिकल साइंस है, जो सब्जेक्ट दुनिया में कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। न इतिहास से मतलब, न भूगोल से मतलब, न विज्ञान से मतलब, न कला से मतलब, और बाकी चीज़ें व्यक्तिगत हैं, उसको मैं नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन एक प्रधानमंत्री वह केवल पूंजीपति कारपोरेट घराने जो हैं, उनके मीडिया द्वारा जो बनाया गया है व्यक्ति, और अपने उन बनाने वाले प्रधानमंत्री पद तक इनको ले जाने वाले लोगों को, भाजपा में भी बहुत से काबिल लोग थे, सबको दरकिनार करते हुए, सबको पीछे करते हुए इनको जो आगे लाया गया, वो केवल इसीलिए कि एक कारपोरेट को अच्छा नौकर चाहिए था, और वह प्रधानमंत्री के रूप में रहेगा तो देश में पूंजीपति बैठ सकते हैं आसानी से। मोदी जी उनके लिए काम कर रहे हैं, इनको न किसान से मतलब है। हजारों लाखों मजदूर मरे, तो ये सड़कों को भागे, उसमें हजारों मरे, आज भी नौकरियों का वो है, बेरोजगार तमाम घूम रहे हैं। किसान जो थोड़ा बहुत जी रहा था, उसके बेरोजगार लड़के भी घर पर आके अपना खेत बाड़ी में कुछ थोड़ा करके सारा भविष्य ये दांव पर लगाए हुए हैं। और अगर किसान इस बार लड़े नहीं तो मरना तय है, लड़ेंगे तो जीने की थोड़ी बहुत आस है। कॉमरेड, आपने अभी कहा कि किसान लड़ेंगे तो जीने की आशा है। आप वामपंथी धारा से है। वर्तमान में पूरा देश, पूरा आम जनमानस लाल झंडे की तरफ देख रहा है। इसमें लाल झंडे की भूमिका कितनी है? लाल झंडे की भूमिका भौतिक रूप से जमीनी स्तर पर बहुत है, लेकिन जनमानस तक जो भूमिका को पहुंचाने का प्रोपेगेंडा का जो तरीका है, उसमें कहीं नहीं। वह इसलिए कि सारा सूचना तंत्र, सारा मीडिया पूंजीवाद का 3 दिन से गाया जा रहा। कल से मीडिया वाले बता रहे हैं कि घाटी में कमल खिला। उनके जिला के जो चुनाव हुए हैं प्रतिनिधियों के, 3 सदस्य उनके चुने गए। अकेले सीपीएम के 5 सदस्य चुने गए। किसी चैनल पर नहीं आया कि सीपीएम ने के भी 5 लोग वहाँ जीते हैं और भाजपा से ज़्यादा लोग वहाँ जीते हैं। भाजपा को बताया जा रहा है कि भाजपा का कमल खिल गया। घाटी में उनके 3 जीते, सीपीएम के 5 जीते। कोई जिला ऐसा नहीं है, कोई तहसील ऐसी नहीं है जहाँ किसानों के समर्थन में लाल झंडे की पार्टियाँ अलग अलग या सामूहिक वामपंथी संगठन के रूप में उन्होंने प्रदर्शन न किए हों, धरने न किए हों, ज्ञापन न दिए हों। हर जिले में चल रहा, लेकिन मीडिया को कहीं दिख नहीं। और समस्या यह है, ये जो साम्यवादी दल हैं, उनका संकट यह है कि अगर एक मीटिंग उनको करना है तो उस मीटिंग के लिए कम से कम उनको 1500 रुपये की जरूरत है। ये 1500 रुपये कहाँ से आएंगे? 10 रुपया कोई दे सकता है हमारे साथ रहने वाला, कोई 20 रुपया देगा, तो हम 50 आदमी से मांगेंगे, तब हमारा एक ठो कार्यक्रम एक लाउड स्पीकर से हो पाएगा। और जो पूंजीवादी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, उनके कितने खर्च हो रहे हैं इसका कोई आंकड़ा नहीं। साफ चल रहे हैं, पूरा बंगाल उनका रंग दिया जा रहा है, पूरे बंगाल में गाड़ियां दौड़ रही, कितनी 1000 गाड़ियां दौड़ रही, तो दिखते हम नहीं हैं।
लेकिन ज़मीन पर नहीं। और ज़मीन पर हम किसानों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, और जनता जब ये सारा तामझाम पूंजीवादी ड्रामा देख के उड़ जाएगी, तब हमारे साथ उसको खड़ा होना है, और निश्चित रूप से खड़ी होगी और बदलाव होगा। बेरोजगारों, नौजवानों, बुनकरों के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, जो नीतियाँ चल रही हैं इस देश में, इस सरकार की, चाहे वो प्रदेश की सरकारें हों चाहे देश की सरकार, सबसे नकारात्मक जो खेती किसानी के साथ हो रहा है वो तो अब सामने आ चुका है। उससे भी ज़्यादा जो अदृश्य है, दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि तत्काल उसका प्रभाव नहीं हो रहा है, देश की शिक्षा के साथ ये सरकार की जो नीतियां हैं उसके कारण हो। शिक्षा में जिस तरह से इन्होंने निजीकरण कर दिया, शिक्षा को व्यवसाय बना दिया है, यहाँ कुछ लोग पैसा इन्वेस्ट करके डिग्रियां बांट रहे हैं और उसमें पैसे ले रहे हैं, ज्ञान का कहीं भी नामो निशान नहीं। और जो लड़के वो डिग्रियां लेके सड़क पर आ रहे हैं, वो न तो खुद से कुछ कर सकते हैं, न ही उनको प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में कहीं नौकरी मिल रही है, क्योंकि नौकरियां पूरे दुनिया में कट रही हैं। ऐसी हालत में बेरोजगारी और बेरोजगारों का संकट जितना आज दिख रहा है, इससे कई गुना जल्दी के ही 5-10 साल के अंदर यह भी उसी तरह से विकराल रूप में चला जाएगा जैसे किसानों का है। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि किसान हो, मजदूर हो, ये जो बेरोजगार होते जा रहे युवा हैं, ये सारे लोगों को, जो शिक्षा है, विद्यालयों के परिसर हैं, विश्वविद्यालयों के परिसर हैं, वहाँ जो इनके साथ घर, ये सारे लोगों को जब तक एकजुट होकर एक साथ ये नहीं लड़ेंगे, तब तक इस सरकार से निपटना, एक एक करके निपटना आसान नहीं। न तो किसान अकेले निपट पाएगा, न नौजवान अकेले निपट पाएगा, न मजदूर निपट पाएगा, न बेरोजगार। जरूरत इस बात की है कि ये सारे लोग एक साथ खड़े हों और एक साथ आंदोलन करें, तब देखा जाए कि मोदी जी में कितनी ताकत है, उनके जो ये कारपोरेट घराने हैं उनके में कितनी ताकत है। आसपास दोस्तों, मैं इन लाइनों के साथ विदा लेना चाहूँगा। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पे। अभी कॉमरेड सच्चिदानंद राय ने अपील किया कि अगर हमें लड़ना है तो बेरोजगार, बुनकर, मजदूर, जो भी इस तरीके के लोग हैं, वो किसानों के साथ लामबंद हों, तभी हम लड़ाई को जीत सकते हैं। मैं सीनियर जर्नलिस्ट SK दत्ता, सच्चिदानंद राय के साथ द तर्कस में।